नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ा अपडेट भागलपुर धमाके को लेकर बता रहे हैं आपको, जहां एटीएस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताते चले कि झारखंड से विस्फोटक लाया गया था। भागलपुर धमाके में ये बड़ा अपडेट, एटीएस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है और विस्फोटक जो है वो झारखंड से लाया गया था। आपको बताते चले कि झारखंड जाकर एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में जांच करेगी। मोहम्मद आजाद के परिजनों के घर से एसआईटी ने बारूद बरामद किया है और बरामद बारूद की जांच आज की जाएगी। एफएसएल की भागलपुर प्रेशर कुकर में मिले बारूद और मोहम्मद आजाद के परिजनों के घर से बरामद बारूद को मिलान किया जाएगा और बारूद मिलने के बाद एसआईटी ने मोहम्मद आजाद के परिजनों से पूछताछ भी की है और मोहम्मद आजाद अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे इस पूरे ब्लास्ट में। आपको बताते चले कि आजाद की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, एसएसपी भागलपुर का ये दावा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए भागलपुर अपडेट में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, झारखंड से विस्फोटक लाया गया था, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है रंजना, उसके मुताबिक ये जो विस्फोटक है जिसके धमाके से पूरा भागलपुर ही नहीं कह सकते कि दिल्ली से बिहार से दिल्ली तक जो गूंज गई, वो विस्फोटक जो है वो झारखंड से लाया गया था। झारखंड के किस जिले से लाया गया था फिलहाल इसके बारे में तो विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये जरूर जो आधिकारिक सोर्स है हमारे, उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये विस्फोटक झारखंड से लाया गया था और इसी के विस्फोट से जो है वो यहाँ पे इतनी तेज इतनी बड़ा धमाका हुआ है। और दूसरी तरफ जो मोहम्मद आजाद है जिनके मकान में ये विस्फोट हुआ है, जो फिलहाल फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी जगह जगह छापेमारी कर रही है, उनके परिजनों के घर से भी टीएस ने जो है भागलपुर एसआईटी ने बारूद बरामद किया है और उस बारूद का मिलान आज भागलपुर के जो एफएसएल की टीम है वो करेगी। चूंकि मौके से कई प्रेशर कुकर मिले और उसमें जो बारूद मिले हैं, बारूद के जो अवशेष मिले हैं, तो उससे इन बारूदों का मिलान जो मोहम्मद आजाद के परिजनों के घर से बरामद किया है भागलपुर पुलिस ने, इनका मिलान करेगी। अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये प्रमाणित हो जाता है कि मोहम्मद आजाद जो है वो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में जो है वो शामिल था। क्योंकि एसएसपी भागलपुर बाबूलाल राम ने पहले ही न्यूज 18 पे ये पुष्टि कर दी है कि मोहम्मद आजाद इन्वॉल्व था इस पूरे खेल में और अब उसकी गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती है भागलपुर पुलिस के लिए। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ये विस्फोटक जो भागलपुर धमाके में इस्तेमाल किया गया, ये विस्फोटक जो है झारखंड से आया और जो मोहम्मद आजाद के परिजनों के घर से जो विस्फोटक मिला है, इन दोनों का मिलान जो है वो एफएसएल भागलपुर की टीम कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि जब मिलान होती है तो अगर उसमें ये प्रमाणित हो जाता है कि ये दोनों विस्फोटक सेम है, तो जाहिर सी बात है ये पुष्टि हो जाएगी कि मोहम्मद आजाद ही वो शख्स है जो बारूद लेकर के यहाँ ला करके दिया करता था, जो इस धमाके में इस्तेमाल किए गए थे। जांच उनके तरफ से किए जा रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट ये भी मैं बताता चलूं, थोड़ी देर पहले ये आधिकारिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोहम्मद आजाद का ससुराल जो है वो मुजफ्फरपुर में है और वहां भी कल देर रात एटीएस की टीम जो है वो गई थी, एसआईटी की टीम भी एटीएस के साथ गई थी और वहां जाकर के मोहम्मद आजाद के संदर्भ में विस्तृत बातचीत पूछताछ जो है वो की है। लेकिन अभी तक जो मोहम्मद आजाद के परिजन है उनके तरफ से कोई बड़ी जानकारी मोहम्मद आजाद को लेकर करके एसआईटी को नहीं साझा किया गया। तो इससे कहीं न कहीं अब एक चुनौती जो है वो भागलपुर पुलिस की और बढ़ती जा रही है। जब तक मोहम्मद आजाद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता है तब तक कहीं न कहीं जो बड़ा खुलासा है, देखिए लगातार जो है मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन देखिए ये भी जानकारी है कि झारखंड जाकर एसआईटी की जो टीम है वो जांच करेगी, तो कब तक ये टीम रवाना हो सकती है और कौन कौन इस टीम में शामिल है? देखिए इस संदर्भ में जो एसएसपी बाबूराम हैं भागलपुर के, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि एसडीपीओ भागलपुर के जो हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है, तो वो जाएंगे और आगे की जो छानबीन करनी है उसके विस्फोटक के संदर्भ में वो उनके तरफ से किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एटीएस की टीम जो है वो फौरी तौर पे अपने जो उनके आधिकारिक जो अधिकारी हैं वो झारखंड जा सकते हैं। इस संदर्भ में अब निर्णय जो है वो पुलिस मुख्यालय को लेना है, भागलपुर एसएसपी को लेना है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको पटना से बता रहे, जहां पटना के रिहायशी इलाके खासकर अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का
धंधा धड़ल्ले से जारी है, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने किया है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे, जहां सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। और कुछ दिनों पहले ही पटना के जगदेव पथ स्थित अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी करते हुए देह व्यापार में शामिल लड़कियों को छुड़ाया था और सेक्स रैकेट चलाने वाले संचालक को गिरफ्तार किया था। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की जांच भी लगातार कर रही है, जिससे इस रैकेट में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो सके। पुलिस के मुताबिक लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है और लड़कियों को देह व्यापार के लिए होटलों और कोठियों में भेजा जाता था। उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। रूम्स में ले जाया जाता था। कई बार जो है उसी फ्लैट में उसके साथ गलत काम होता था। तो ओयो रूम्स की भी जो है हम सत्यापन कर रहे थे, कौन कौन से ओयो रूम्स कहाँ कहाँ पर। मुख्यतः उसने बताया बोरिंग रोड और पाटलिपुत्रा, इन दोनों जगहों पर मोस्टली उसको फ्लैट्स में ले जाया जाता था। अब जो है इसकी पुष्टि की कौन उसका क्लाइंटेल था और नहीं था, ये जो है अंकित के फ़ोन से हमें पता लगेगा, जो हमने कोर्ट के आदेश के बाद हम उसको जो है FSL जांच करवा करके उसमें से चीज़ें निकालेंगे। बट ऐसा नहीं कि उस जगह पे सारी लड़कियां रहती थी, तो ये वल्नरेबल लेडीज़ रहती थी जो बहुत ही जिनके पास पैसे का सोर्स नहीं होता था या जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उनको क्विक मनी के लिए जो है ये लड़कियां सुमन देवी और ये जो है उनको प्रलोभन देते थे। तो इसके ज़रिए जो है इनके साथ गलत काम करवाया जाता था। जो मेन विक्टिम जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी, उसको जो है हर रात उसको, वो कम से कम 1 महीने यहाँ रही है, तो वहाँ पे कम से कम उसके 25 रातों में उसके साथ गलत हुआ और कई बार सेम रात को उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया। और हमारे सहयोगी संजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, देखिए रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का ये खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, खासकर जैसे पटना पुलिस ने दबिश दी थी पार्लरों में, तो मेंस पार्लर जो हैं उन पर दबिश के बाद जो रिहायशी इलाके हैं वो जिस फरोशी के अड्डे के रूप में विकसित हो रहे हैं, और इस बात का खुलासा हुआ पिछले तकरीबन 6-7 महीने से पटना के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ कॉलोनी में जो लव कुश अपार्टमेंट है वहाँ पर ये सेक्स रैकेट चल रहा था। और इसमें जो महिलाएं थी उनसे जबरन सेक्स का, ये जो सेक्स रैकेट है उनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था और पुलिस ने इसका खुलासा किया है। कई अहम चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं और पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो संचालिका है वो पहले अपने फैमिली के साथ रहती थी और उसके बाद वो अपने फैमिली को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी। जो बॉयफ्रेंड छोड़कर भागा, उसके बाद उसी फ्लैट को उसने सेक्स रैकेट के अड्डे के रूप में विकसित कर दिया और धीरे धीरे उसका जो कारोबार है वो जिस फरोशी का वो फैल गया था। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और बाकी लोग भी पुलिस के रडार पर हैं और जल्द ही इसमें और गिरफ्तारियां की जाएंगी। जी और संजय, देखिए 2 बड़े नेटवर्क का ये खुलासा हुआ है, तो अभी तो जो संचालक है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है? चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से हमारा संपर्क टूट गया, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पटना में सेक्स रैकेट का ये बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में सेक्स रैकेट चलाने वाले संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की जांच भी लगातार कर रही है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर किशनगंज से आपको बता रहे हैं, जहां किशनगंज पुलिस ने सांप की जगह का व्यापार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और किशनगंज में एक होटल से 3 को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से स्नेक वेनम पाउडर भी बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्करों के नाम निहाल आसिर और हुसैन रजा है और जिला वन अधिकारी ने बताया कि स्नेक वेनम की सप्लाई नेपाल में किसी शेर खान और सुद्दाम को की जानी थी और बदले में हाथी के दांत लेने थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सांप के 1 लीटर जहर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है और 1 लीटर जहर करीब 200 कोबरा से निकाला जाता है। सांप के जहर का इस्तेमाल कई रोगों के इलाज में होता है। तंत्रिका, तंत्र, हृदय और रक्त संबंधी बीमारियों के लिए इसका इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार सांप के जहर का इस्तेमाल जिंदगी बचाने के लिए भी होता है। में कोई सद्दाम करके है और शेर खान को देना था ये लोग को। हाँ, शेर खान को देना था ये जहर, क्योंकि ये जहर बाहर कहीं जाता है, विदेश। हाँ, विदेश में जाता है, इंडिया में तो इसकी खपत है नहीं, तो ये विदेश जाता और उसके और भी वहाँ हाथी के दांत का भी जिक्र आ रहा है।
और हाथी के दांत का भी ये लोग के साथ कुछ डीलिंग हो रहा था कि मतलब ये दे देता और वहां से हाथी दांत लेता, दांत लेकर आता, जो कि ये लोग कलकत्ता फिर उसको भेजता। और चलिए अब खबर के मायने को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सांप के जहर की खूब मांग होती है और सांप के 1 लीटर जहर की कीमत 1 करोड़ रुपए होती है। तो ये खबर के मायने हम आपको समझा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सांप के जहर होते हैं उसकी मांग काफी ज्यादा होती है और सांप के 1 लीटर जहर की जो कीमत होती है वो करोड़ों रुपए में होती है। करीब 200 कोबरा से ये निकाला जाता है और 1 लीटर जहर सांप के जहर का इस्तेमाल कई रोगों के इलाज में होता है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, हृदय रक्त संबंधी बीमारियों के इलाज में भी होता है और सांप के जहर का इस्तेमाल जिंदगी बचाने के लिए भी किया जाता है। और चलिए आपको बताते चले कि ये खबर आने के बाद लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों का स्नेक वेनम बरामद किया गया। नेपाल में इसकी सप्लाई की जानी थी और लगातार अब इसे लेकर जो पकड़े गए तस्कर हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आपको बताते चले कि जो तस्कर पकड़े गए उनके नाम जो है निहाल आसिर और हुसैन रजा है। और इधर यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिशें तेज की गई है। भारतीय दूतावास की एक टीम पोल्टावा शहर में तैनात है जो सुमी से पोल्टावा के छात्रों को हंगरी तक लाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो लगातार यूक्रेन से भारतीयों का इवैक्यूएशन जारी है और इसकी ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीय जो है वो देश अपने वतन वापस लौट रहे, जहां से एयरलिफ्ट करके उन्हें भारत लाया जाएगा। आपको बताते चले कि भारतीय दूतावास की ओर से छात्रों को शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने का निर्देश दिया गया है और इस संबंध में जल्द ही समय और तारीख को लेकर निर्देश जारी किए जाएंगे। छात्रों के लिए 50-50 सीटों वाली 4 बसें चलाई गई। आपको बताते चले कि ऑपरेशन गंगा को कोऑर्डिनेट करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इन दिनों हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में हैं और पोल्टावा में छात्रों के लिए भोजन जैसी जरूरी सुविधाएं वहां पर दी जा रही है। इस बीच आज सुबह तड़के एक फ्लाइट यूक्रेन से निकाले गए 160 भारतीयों को हंगरी के बुडापेस्ट से लेकर दिल्ली पहुंचे। ऑपरेशन गंगा का आज आखिरी दिन हंगरी में भारतीय दूतावास का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। ऑपरेशन गंगा का आखिरी चरण है, तो आपको बताते चले कि सभी भारतीय जो छात्रों से वहां बुडापेस्ट पहुंचने का आग्रह किया गया है। यूक्रेन में फंसे छात्रों से ऑनलाइन फॉर्म भरने की अपील भी की गई है और आज 7 फ्लाइट से छात्रों को लाया जा रहा है भारत। आपको बताते चले कि 76 फ्लाइट्स और 15,920 भारतीयों को अभी तक वहां से इवैक्यूएट किया गया और पिछले 24 घंटों में 13 फ्लाइट से 2,500 लोगों की स्वदेश वापसी हुई है। अब तक 21,000 से ज्यादा भारतीय आ चुके हैं और इसी बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर एक फ्लाइट आज तड़के सुबह दिल्ली पहुंची। छात्रों ने दिल्ली पहुंचकर खुशी जाहिर की है। मैं बहुत खुश हूँ और एम्बेसी से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सेफली और बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे पहुँचाया। हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने मिशन गंगा के तहत हमारी बेटी को हमारे पास सुरक्षित पहुँचाया। तो बहुत दिन से शुक्रिया करते हैं। हमें बहुत चिंता थी अपने बच्चे की, उन्होंने हमारे बच्चे को हमारे पास सुरक्षित वापस भेजा। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र मोदी जी। भगवान और अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा जिगर का टुकड़ा हमारे पास लाके दे दिया। मैं यही कहूँगी, बाकी सबके बच्चे आ जाएं जो वहाँ पे हैं। और ये कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं। My experience was really good because how they maintained our stay at the hotels and all, everything was very good. I really feel very happy and with my parents I feel like safe. और कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए झारखंड में आज से सभी जिलों में स्कूल खुल गए हैं। पहले रांची सहित 7 जिलों में 1 से 8वीं तक क्लास के संचालन पर रोक था, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग ने वापस ले लिया और ऐसे में 1ली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। आपको बताते चले कि 16 मार्च 2020 के बाद पहली बार 8वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई करने जा सकेंगे। वहीं इन जिलों में 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई 4 फरवरी से शुरू कर दी गई थी। स्कूलों को
फिर से शुरू करने के लिए सभी क्लासरूम की साफ सफाई और इसके साथ ही सैनिटाइज भी किया गया। खास बात यह है कि अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सकेंगे और इसके लिए उन्हें अभिभावकों का शपथ पत्र देना भी होगा और वहीं स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। आजसू पार्टी ने आज झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित 7 मांगों को लेकर आज पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है और राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों कार्यकर्ता इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी का प्रयास विधानसभा तक पहुंचने का होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने भी कार्यकर्ताओं को धुर्वा पहुंचने से पहले ही रोकने का पूरा इंतजाम कर लिया और इसके लिए शहर के 4 मैदानों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस और रैली पर रोक लगा दी गई है और पार्टी के रुख और पुलिस की तैयारी को देखते हुए टकराव की पूरी आशंका जताई जा रही है। और खबर जामताड़ा से आपको बता रहे, जहां जामताड़ा में रांची विधानसभा का घेराव करने जा रहे आजसू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आजसू पार्टी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर रांची जा रहे थे और इस दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन से सभी को हिरासत में ले लिया है। तो जामताड़ा से ये खबर आपको बता रहे, जहां रांची विधानसभा का घेराव करने जा रहे आजसू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बताते चले कि आजसू पार्टी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर रांची जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर सभी को हिरासत में ले लिया। जो कार्यकर्ता रिजर्वेशन करा करके आज विधानसभा घेराव के लिए यहां से जा रहे थे और यहां के जो जिला प्रशासन है हेमंत सोरेन के बहकावे में आकर के उनकी कठपुतली बन के आज जो यहां गिरफ्तार करने का काम किया है, ये लोकतंत्र के जघन्य अपराध है, लोकतंत्र की हत्या है। और जो हमारी मांगे हैं, जो 1932 का खतियान स्थानीयता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के, जो ज्वलंत मुद्दों को लेकर के सुदेश महतो जी जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए हम लोग सहयोग के लिए जा रहे थे। आज पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है, जो गिरफ्तारी करने का काम किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बागोडी मोड़ के पास हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और एक घर की दीवार को भी तोड़ दिया, साथ ही खेत में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया हाथियों ने। गांव के लोगों ने किसी तरह पटाखा और मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा। आपको बताते चले कि आए दिन हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से जंगली हाथियों को जंगल में खदेड़ने की मांग की है। जंगल तरफ से 2 हाथी आए और सारे उत्पात मचाया, जिसमें फसलों का और दीवार वगैरह को तोड़ दिया। हम वन विभाग से प्रार्थना करते हैं कि इन हाथियों का उचित व्यवस्था के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।